बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 15, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे प्रिवेंटिव बल्कि डिजीज़ कंट्रोल के बारे में। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये इसके 3 हिस्से थे। पहला जो इसका हिस्सा था उसका नाम था आपने उसमें प्लांट प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से आप उनको इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा जो इसका हिस्सा है वो है डिजीज़ कंट्रोल के बारे में, और तीसरा आप उसमें जो लास्ट वाला पोर्शन है उसमें आप ट्रीटमेंट या आप ये समझ लें कि कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला लेक्चर हमारा इससे पिछला जो था वो तो प्रोडक्शन के बारे में, प्लांट की किस तरह से उसको इम्प्रूव करते हैं, उसमें 5 मेथड थे तो वो हमने डिस्कस किए थे। आज हम पढ़ेंगे इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में। तो प्रिवेंटिव मेजर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ एक पैराग्राफ में कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे मेंशन है। वो उसमें है कि देयर हैज बीन फैंटास्टिक प्रोग्रेस इन द एरिया ऑफ द हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल, कि सेहत और बीमारी को कंट्रोल करने के लिए साइंस ने, बायोलॉजी ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। दीज प्रॉम्प्ट एक्शंस आर यूजुअली टेकन अगेंस्ट डिजीज कंट्रोल। बेसिकली इसका मतलब होता है श्राप, कि आपने ये जो एक्शंस हैं यहाँ पे जो 3 मेंशन किए गए हैं इनको कंट्रोल करने के लिए या इन एक्शंस को अडॉप्ट करने के लिए आपने 3 चीज़ें मरूज़ खातर रखनी है। नंबर 1 ये कि आप जब भी आपने डिजीज़ को कंट्रोल करना है तो उसके 3 तरीक़ाकार होते हैं। सबसे पहले ये कि आप उसके हिफाजती इक़दामात लें, प्रिवेंटिव मेजर्स। सबसे पहले ये कि आप उस बीमारी से बचने की कोशिश करें। दूसरी बात ये आती है वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन, या तो आप उसकी वैक्सीन ले लें या अपने आप को आप इम्यून कर लें उस बीमारी के खिलाफ। डिटेल में इसी टॉपिक के आखिर में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तीसरा पार्ट है फिर भी अगर आप बीमार हो जाते हैं इन 2 तरीकों को इस्तेमाल करने के बावजूद भी, फिर आपने ड्रग ट्रीटमेंट करनी है, कि मतलब आपने अद्वियात लेनी है, केमिकल्स लेने हैं, आपने दवाइयाँ लेनी है, उसकी वजह से आप सेहतयाब होंगे। अगर वो भी ना हो सके तो फिर जीन थेरेपी करते हैं, अगर ये ना हो सके तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। इसके बाद अब हम बाकायदा इस टॉपिक की तरफ आते हैं प्रिवेंटिव मेजर की जानिब। वो कहते हैं कि एडवांसेस इन द बायोलॉजिकल साइंसेस हैव प्रोवाइडेड अस इंफॉर्मेशन अबाउट, ये जो बायोलॉजी है इसके अंदर जो आप ये समझ लें कि इसके अंदर जब साइंटिस्ट ने इस पे काम करना शुरू किया तो उन्होंने बीमारियों के बारे में 2 चीज़ें जान ली। सबसे बुनियादी चीज़ ये कि उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है। जब आपको पता है कि ये चीज़ आप पे हमला आवर होगी और उसका जब आप आइडेंटिफाई कर लें फिर उसके खिलाफ आप काम करना आपके लिए आसान, किसी चीज़ को शिनाख्त करना। तो पॉजिटिव कॉज कहते हैं वजह को, एजेंट कहते हैं जो बीमारी की वजह बने उसे कहते हैं पॉजिटिव एजेंट। अब ये पॉजिटिव एजेंट का सबसे पहले आपको पता लग गया। दूसरी बड़ी बात, जब दुश्मन का आपको पता लग गया कि ये मेरा दुश्मन है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से आप पे वार करेगा, तो उसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो भी आपको पता होना चाहिए। जब आपको ये 2 चीजें आपकी समझ में आ जाती हैं फिर आप डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी तक जो हम पढ़े वो सारा प्रिवेंटिव मेजर है। उसके बाद इसके सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे यहाँ पे वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। उसके बाद अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे ड्रग ट्रीटमेंट। अभी हम प्रिवेंटिव मेजर को डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ तक चीज क्लियर होगी। अब इस चीज को हम 2 एग्जांपल्स के साथ वाज़ेह करने की कोशिश करते हैं। एक है एड्स की एग्जांपल और एक है हेपेटाइटिस की एग्जांपल। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द एड्स एंड हेपेटाइटिस, व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स एंड हेपेटाइटिस, एंड व्हाट विल बी द प्रिकॉशनरी मेजर्स ऑफ दीस 2 डिजीजेस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एड्स के बारे में। अच्छा, एड्स का मुखफ़्फ़फ़ एब्रिविएशन क्या है? पेपर पे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब है कि एनवायरनमेंट से हासिल किया गया, ऐसी चीज जो कि आपकी बॉडी के अंदर पहले नहीं थी, आपने कोई ऐसा काम किया जिसकी बदौलत वो आपकी बॉडी को हासिल हो गई, उसे कहते हैं एक्वायर्ड। अच्छा, इम्यूनो का मतलब है कि इम्यून सिस्टम, आपका मुदाफ़ियाती निज़ाम जो होता है। डेफिशिएंसी का मतलब है कि वो कम हो जाता है, कोई ऐसा फैक्टर जो आपने एनवायरनमेंट से लिया उसकी वजह से आपका जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो गया, वो कमजोर हो गया। अब उसके नतीजे में क्या होगा, सिंड्रोम हो जाएगा। सिंड्रोम किसे कहते हैं? सिंड्रोम कहते हैं ऐसी एक आप समझ लें कि बीमारियों का मजमुआ। एक बीमारी हो तो कहते हैं डिजीज,
अगर बेशुमार बीमारियां आ जाए, जब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, फिर आपको कोई भी बीमारी आ सकती है। आप यहाँ पे इसको बयान करेंगे सिंड्रोम के बारे में कि बेशुमार बीमारियां फिर आपके आ सकती हैं। ये हो गया व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ एड्स। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट, के एड्स को कॉज करने वाली, एड्स को फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? इसका नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। आपकी बुक में मेंशन है, H से ह्यूमन, I से इम्यूनोडेफिशिएंसी, V से वायरस। बेसिकली ये भी वायरस की डिजीज है। तीसरी चीज हम यहाँ पढ़ेंगे, तीसरा पॉइंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किस तरीके से ये एड्स फैलता है। इसमें यहाँ पे 3-4 बातें आपकी बुक में मेंशन है। फर्स्ट ये है कि फ्री सेक्सुअल कांटेक्ट, सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से ये फैलता है। दूसरा आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कि जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, किसी एक बंदे के ब्लड में एड्स था, आपने विदाउट एनी स्क्रीनिंग आपने वो ब्लड अडॉप्ट कर लिया, उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में मुंतकिल हो सकता है। 2 बातें होंगी। तीसरी बात आती है यूजिंग कंटेमिनेटेड सिरिंजेस। आप हॉस्पिटल पे जाते हैं, क्लिनिक्स पे जाते हैं, वहां पे जाके जो अटेंडेंट है वो आपको अगर सिरिंज लगाता है किसी भी वो बीमारी के को काबू करने के लिए या किसी मकसद से, अगर वो कंटेमिनेटेड है, किसी और पर्सन को लगी, वही उसने आपको उठा के लगा दी, तो चांसेस हैं कि आपके अंदर भी एड्स आ जाएगा। 3 चीजें होगी। चौथा जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर व्हिच लीड टू द एड्स इज यूजिंग कंटेमिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। अगर आप सर्जरी के दौरान जो उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे सर्जरी या ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, सीजर हो गया, ब्लेड हो गया, वगैरह वगैरह, अगर वो उनको एक बंदे की सर्जरी के बाद उसको प्रॉपर्ली उसको स्टेरिलाइज नहीं किया गया, उसको सही तरह से साफ नहीं किया गया, फिर अगर उसी को आपने इस्तेमाल कर लिया तो उससे भी आपको क्या हो जाएगा, एड्स। ये 4 बातें हैं ये जो है एड्स को कॉज करती हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ एड्स, व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एड्स एंड व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये 4 चीजें होगी। अच्छा, इसका चौथा पार्ट आता है कि आप इस डॉक्टर क्या कहते हैं, आप हिफाजत कैसे कर सकते हैं एड्स से। तो डॉक्टर्स एडवाइज अस टू टेक प्रिकॉशंस ऑन दीज फ्रंट्स। फ्रंट्स का मतलब है पॉइंट्स, कि आपने इन पॉइंट्स को, ये जो 4 पॉइंट्स हैं, इन चारों से बचना है। फ्री सेक्सुअल कांटेक्ट से अवॉइड करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन आंखें खोल के, यूजिंग कंटेमिनेटेड सिरिंजेस इनको इस्तेमाल नहीं होने देना, यूजिंग कंटेमिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इसको भी आपने अवॉइड करना है। तो उसके बाद आगे है कि विच इज प्रेजेंटली इनक्योरेबल। इनक्योरेबल का मतलब है ऐसी चीज जो कि प्रेजेंटली का मतलब है मौजूदा जमाने में, इनक्योरेबल जिसका इलाज अभी तक वजूद में नहीं आया। तो इनसे आप बचेंगे तो आप एड्स से बच सकते हैं। ये थी आपकी एक एग्जांपल जो कि किसकी कैटेगरी में आती है, प्रिवेंटिव मेजर के अंदर। दूसरी की पे मूव करते हैं हेपेटाइटिस के बारे में। हमेशा याद रखिए जब भी किसी भी वर्ड के आगे TIS आ जाए, बल्कि ITIS आ जाए, आइटिस, उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। ठीक है। अच्छा, लारिंजाइटिस, फ्रिंजाइटिस और इसी तरह से हेपेटाइटिस, सब के आगे IS आ, ITIS का मतलब है इन्फ्लेमेशन। हेपेट कहते हैं लीवर को, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर इज कॉल्ड हेपेटाइटिस। अच्छा, इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है? यहां भी हमने पॉजिटिव एजेंट पढ़ा था। अब इसको हेपेटाइटिस को फैलाने वाली चीज का नाम है हेपेटाइटिस वायरस, H वायरस इसे कहते हैं। आपकी बुक में मुकम्मल नाम लिखा हुआ है। व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन? इसका मोड जो है वही भी इसका है तकरीबन ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपको पहले बता दिया, यूजिंग कंटेमिनेटेड सिरिंज डिस्कस कर चुके हैं हम, कंटेमिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वही बात आ गई। इसके बाद हम मूव करते हैं आगे कि प्रिकॉशंस इसके क्या क्या हो सकते हैं। डॉक्टर एडवाइजेस टू बी केयरफुल। एक तो आप केयरफुल रहें इन तीनों चीजों से, जब ये काम हो रहे हों तो आपने बहुत एहतियात बरतनी है। अवॉइड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, किसी भी ऐसी चीज से आप बचें जो कि इस हेपेटाइटिस को फैलाने की वजह बन सकता है। वो चीजें क्या हैं? वो इन्हीं तीनों के अंदर कोई ना कोई चीज होगी। अच्छा, हम बिला ताखीर आगे मूव करते हैं। यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया प्रिवेंटिव मेजर के बारे में। अब हमने आपकी बुक का जो अगला पेज है उसके टॉप पे हेडिंग मेंशन है वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन के बारे में। पेपर में सवाल पूछा जाता है डिफाइन वैक्सीन, आपके इस टॉपिक के अंदर मेंशन नहीं है। 9th में आपने पढ़ा होगा। व्हाट इज इम्यूनाइजेशन, ये भी इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में नहीं है लेकिन पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले है वैक्सीन किसे कहते हैं? वैक्सीन प्रिपरेशन, ऐसा सॉल्यूशन आपने बनाया किस चीज का, ऑफ किल्ड, ये MOS का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपने पूरा लिखना है, स्पेस कम थी तो मैंने इसमें जरा शॉर्ट करके लिख लिया। प्रिपरेशन ऑफ किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और लिविंग एटेन्यूएटेड, एटेन्यूएट कहते हैं कमजोर किस्म के, या तो वो मरे हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं या वो जिंदा होते हैं लेकिन होते बहुत बड़े कमजोर हैं।
दैट इज एडमिनिस्ट्रेटेड। एडमिनिस्ट्रेटेड का मतलब है कि बॉडी के अंदर एंटर करना। दैट इज एडमिनिस्ट्रेटेड, उनको बॉडी के अंदर एंटर किया जाता है। क्यों? टू प्रोड्यूस, या तो वो पैदा कर ले, या दो शर्तें हैं, एक ये कि या तो वो पैदा कर ले, दूसरी और आर्टिफिशियल इंक्रीज, या वो उसको बढ़ा दे। अब किसको पैदा करें, किसको बढ़ाएं? इम्यूनिटी को। क्यों? टू ए पार्टिकुलर डिजीज, एक खास बीमारी के लिए। बेसिकली बच्चों इसका कंसेप्ट ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जब भी कोई आप बीमार होते हैं, जब भी मसला होता है, तो आपकी बॉडी के अंदर वो जरासीम जो होते हैं, वो ताकतवर जरासीम आ जाते हैं। हमारी बॉडी की जो आर्मी है, जो इम्यून सिस्टम है, वो उसको सडनली पहचान नहीं सकता, तो वो हमारी बॉडी पे आने वाले जरासीम हावी हो जाते हैं, हमारी बॉडी सप्रेस हो जाती है, तो वो बीमारी हमारे पे गालिब आ जाती है। इसके लिए टेक्निक क्या है? आप पहले से अपनी बॉडी के अंदर जरासीम को अंदर दाखिल कर दें, या तो वो जरासीम मरे हुए होने चाहिए या वो वीक होने चाहिए, ताकि वो बॉडी में जाके अपना काम ना कर सके, लेकिन हमारी बॉडी इनको पहचान लेगी। उसके खिलाफ, या तो मरे हुए के खिलाफ या कमजोर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में डाले जा रहे हैं, उनके खिलाफ हमारी बॉडी एक अपना समझ लें कि आर्मी तैयार कर लेगी। अब उस तरीके का जिंदगी में कभी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आता है ताकतवर, तो हमारी बॉडी के अंदर पहले से आर्मी बैठी होगी, उसका मुकाबला करेगी, तो हम डिफीट नहीं कर पाएंगे। तो ये सारा हो गया वैक्सीन के बारे में। व्हाट इज वैक्सीनेशन? प्रोसेस ऑफ इनोकुलेशन। प्रोसेस इनोकुलेशन का मतलब यही हो गया कि दाखिल करना ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन को बॉडी में दाखिल करना, टू प्रोड्यूस, ताकि पैदा हो सके आर्टिफिशियली इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को आप आर्टिफिशियली मसनूई तरीके से पैदा कर सके। आपकी बॉडी के अंदर अगर आपका वो इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, तो किसी भी तरीके से आप वैक्सीन को बॉडी में एंटर करवाएंगे, उससे क्या होगा? उसकी बदौलत आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी दोबारा से अच्छे लेवल पे आ जाएगी। इसके बाद ये हमारी दो डेफिनेशन होगी, डिफरेंशिएट बिटवीन वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन। अगला हमारे पास जो है वो है इम्यूनाइजेशन, किसे कहते हैं? फिनोमेना ऑफ द इंक्रीमेंट ऑफ इम्यूनिटी ड्यू टू इनोकुलेशन ऑफ डिजीज। इस वैक्सीन को आपने इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के प्रोसेस को कह दिया वैक्सीनेशन। इस वैक्सीनेशन को जब आपने इस्तेमाल किया, बॉडी में डाला, तो उसके नतीजा में क्या हुआ? आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीमेंट ऑफ द इम्यूनिटी हुई, इम्यूनिटी आपकी बढ़ गई। इंक्रीमेंट कहते हैं बढ़ने को, ड्यू टू इनोकुलेशन ऑफ वैक्सीन, इस वैक्सीन के डालने की वजह से। इसको हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन। अब आपकी बॉडी उस बीमारी के खिलाफ क्या हो गई है? इम्यून हो चुकी हुई है। इसके बाद अब हम मूव करते हैं डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन के बारे में। ये जो टॉपिक है वैक्सीनेशन का, आपकी बुक में मेंशन है, लेकिन आधी बात ऊपर लिखी हुई है, तो मैंने तरतीब में करने की कोशिश की है। डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन में बड़ा मुख्तसर तौर से बयान किया कि एडवर्ड जेनर ने 1796 में इसका सबसे पहले इसको प्रोसेस उसने बयान किया। अच्छा, इसमें दो साइंटिस्ट हैं, ये दो इकट्ठे काम करते थे, अक्सर हम दोनों को मिक्स कर देते हैं। प्रोसेस जिसने बयान किया उसका नाम था एडवर्ड जेनर, लेकिन जो वैक्सीन की टर्म थी, पहला जो वैक्सीन का लफ्ज वैका से निकला, वैका का मतलब है काउ, और ये किसने दिया? लुईस पास्टर ने दिया। तो ये मैंने अलग करके लिख दिया, दोबारा सुन ले। प्रोसेस किसने दिया? एडवर्ड जेनर ने। वैका की टर्म किसने दी? लुईस पास्टर ने। अच्छा, आगे लिखा हुआ है कि सिंस देन वैक्सीनेशन इज कैरिड आउट टू मेक द पीपल इम्यून फ्रॉम वायरल बैक्टीरियल डिजीजेस। ये जो वैक्सीनेशन होती है, इसके ये जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसके नतीजे में हमारी बॉडी जो होती है वो इम्यून हो जाती है, वो बच जाती है वायरल से या बैक्टीरिया की बीमारियों से, और फॉर सम अदर डिजीजेस, कोई और डिजीज हो सकती है। द इंडिविजुअल्स आर वैक्सीनेटेड इन देयर अर्ली लाइफ। हमेशा याद रखिएगा, जो वैक्सीन होती है वो शुरू वाली जिंदगी में कर दी जाती है। जैसा कि अक्सर आपने देखा होगा, जो पोलियो के कतरे होते हैं, वो बच्चों को शुरू में ही उनके जिंदगी के जो शुरू वाले अयाम होते हैं उनमें पिलाए जाते हैं, फिर पूरी जिंदगी वो उनको पोलियो कभी भी अटैक नहीं करता। टू मेक देम इम्यून टू दोज डिजीज, तो उन डिजीज से बचने के लिए उनको बचपन में ही उनको कर दिया जाता है इम्यून। तो ये जो पैराग्राफ था, सिंस देन, ये आपकी बुक में इम्यूनाइजेशन के अंदर सेकंड लास्ट पैराग्राफ है। इसके बाद एक पैराग्राफ हमारा रह गया, वो है सिग्निफिकेंस ऑफ द वैक्सीनेशन, वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन हमने स्टडी किया, देन हमने पैराग्राफ को स्टडी किया। आखिर में इस टॉपिक के आपकी बुक में मेंशन है पैराग्राफ, उसमें है सिग्निफिकेंस ऑफ वैक्सीनेशन। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके 4 पॉइंट हैं, एक पॉइंट पैराग्राफ के टॉप पे है और 3 उन्होंने एक ही पैराग्राफ में इकट्ठे मेंशन किए हुए हैं। पहला है कि मैनी डिजीजेस, बेशुमार ऐसी डिजीजेस होती हैं, जैसा कि दैट इज, एक उनमें से एक है पोलियो, वूपिंग कफ, काली खांसी को कहते हैं,
मीजल्स कहते हैं वो जो गर्दन के नीचे कनपेले से होते हैं उनको, और नहीं मीजल्स कहते हैं खसरे को, मम्स कहते हैं वो जो इधर होते हैं वो कनपेले टाइप, कैन इजीली कंट्रोल्ड बाय वैक्सीनेशन, उनको आप वैक्सीनेशन करके आप कंट्रोल कर सकते हैं या शॉट्स के जरिए आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब पेपर में एक बार सवाल पूछा गया डिफाइन शॉट्स, तो बेशुमार स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए कि शॉट्स से क्या मुराद है। शॉट्स भी वैक्सीनेशन का एक ही मतलब है, ये अल्टरनेटिवली आप समझते हैं कि ये टर्म इस्तेमाल होती है, इसकी डेफिनेशन भी बिल्कुल यही होगी जो वैक्सीनेशन की है। तो यहाँ पे हम बयान कर सकते हैं कि इसको आप शॉर्ट भी कहते हैं, शॉर्ट्स, डिफाइंड शॉर्ट्स या डिफाइंड वैक्सीनेशन, वही डेफिनेशन इसकी। तो पहली चीज ये होगी कि 4 बीमारियां हैं हमने मेंशन की, पोलियो, वूपिंग कफ, मेजल्स और मम्स, इनको कंट्रोल किया जाता है वैक्सीनेशन से। नंबर 2, इट इज क्लेम्ड दैट, ये दावा किया गया कि जो स्मॉल पॉक्स है उसको टोटली खत्म कर दिया गया है इस कुर्राई अरसल से। तो ये दो इसके वैक्सीनेशन की बदौलत ही हमें मयसर चीजें आई हैं। तीसरी चीज हमारे पास है वो है साइंटिस्ट आर मेकिंग कंटिन्यूअस एफर्ट टू डेवलप वैक्सीन अगेंस्ट अदर डिजीजेस, और बीमारियों के लिए भी वैक्सीनेशन जो है वो प्रोसेस जारी है और वैक्सीन बनाई जा रही हैं इन चारों के अलावा। तो ये 3 पॉइंट हो गए, और हमारे पास आज के टॉपिक का जो आखिरी वाला पॉइंट है सिग्निफिकेंस ऑफ वैक्सीनेशन का, वो ये है कि वैक्सीन अगेंस्ट एड्स। अभी हमने यहाँ पढ़ा था कि ये जो एड्स होता है ये इनक्योरेबल डिजीज है, इसका इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन साउथ अफ्रीका के अंदर वैक्सीन अगेंस्ट एड्स इज बीइंग एडमिनिस्ट्रेड इन द ह्यूमन ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस, कि इंसानों के अंदर भी एड्स की वैक्सीन को बना के उसको इनोकुलेट किया जा रहा है कि मुमकिन है कि उसका इलाज हो सके, लेकिन अभी तक उसका इलाज नहीं हुआ, पॉसिबल है कि इसका इलाज हो सके। तो स्टूडेंट्स आज के लिए जो आज का टॉपिक हमने पढ़ा वो एक तो हमने शुरू किया था सबसे पहले प्रिवेंटिव मेजर्स को, उसके बाद हमने स्टडी किया वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन को। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज।